तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी बच्चों का द प्योर एजुकेशन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी बच्चों को पता है, केमिस्ट्री में हमने जो है हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकालना सीखा था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुभार। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने किया था। तो आज जो है, आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो होने वाला है, ठीक है, इसमें हम मूल कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है मूल अवधारणा। ठीक है, यह जो आपका कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल पक्का रहेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जो है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पक्का रहेगा। अगर आप 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप पीएम की कर रहे हो, ठीक है, पीएम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पैरामेडिकल जो है वो 2024 में यहाँ से एक न्यूमेरिकल रहेगा, इसलिए ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम मूल अवधारणा जो है वो शुरू करते हैं। एक्चुअली मूल कंसेप्ट जो होता है क्या है, मूल कहा किसे जाता है, और तमाम इस पर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा, ये जो मूल शब्द है ना, ये मूल एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले उस पर बात करेंगे। जो मूल होता है वो एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं रफली अगर बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जोड़े केले आपको लाने हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जोड़े केले लाने हैं, तो एक जोड़े केले का मतलब क्या है, एक जोड़े केले। आप बचपन से ये सब चीज़ें जो है वो आप अनुभव करते आ रहे हो, देखते आ रहे हो। एक जोड़े यानी कि एक पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि एक जोड़े केले, इसका ये मतलब है दो केले। एक जोड़े केले यानी कि कितने, दो केले। अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक दर्जन केले लाने हैं, कितने केले लाने हैं, एक दर्जन केले, तो एक दर्जन केले आप बाज़ार में जाते हैं ना और कहते हैं ना कि हम सर, जो दुकानदार होता है उससे पूछते हैं कि एक दर्जन जो केले होते हैं वो दे दो, तो एक दर्जन केले में वो कितने केले देता है, एक दर्जन केले में कितने केले देता है, 12 केले। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि एक मोल केले देने हैं, एक मोल कितने, एक मोल केले, तो एक मोल केले में कितने केले होते हैं। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, एक मोल जो केले होते हैं ना उसमें 6.022 गुना 10 की घात 23 केले होते हैं। समझ में आ रही बात। बेसिकली जो है ना, एक मोल जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक मोल केले, एक मोल केले में कितने केले होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 23 केले। ठीक है, तो बेसिकली एक मोल का जो मतलब होता है ना वो कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे, कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो हम लोग देखते हैं। ये जो मूल शब्द है, ये जो मूल शब्द है, इस शब्द को जो है किसके द्वारा दिया गया है, ऑस्टवाल्ड के द्वारा जो है इस मूल शब्द को दिया गया है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं नहीं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन में पूछी जाती हैं। वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा मूल शब्द किसने दिया। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसकी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक मोल होता है ना, जो एक मोल होता है वो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसकी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल यह कोई पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल यह कोई भी पदार्थ है, यह कोई भी पदार्थ है। अगर मैं पूछूँ इस पदार्थ का एक मोल, इस पदार्थ का एक मोल में इस पदार्थ की कितनी यूनिट हिस्से होंगे। यूनिट मतलब समझते हो ना, इकाइयाँ। अगर मैं आपसे बोलूँ ये अगर कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ का अगर आप एक मोल लोगे तो इस पदार्थ की कितना इकाइयाँ यानी कि कितने यूनिट्स हिस्सा जो है वो आएगा। तो बेसिकली इस पदार्थ का अगर आप एक मोल लोगे तो उसमें जो है ना वो 6.022 गुना 10 की घात 23 इकाइयाँ आती हैं। ठीक है, कितना आती हैं, 23 इकाइयाँ, या इंग्लिश में बात करूँ तो इतने यूनिट्स आएंगे। ठीक है, कितने यूनिट्स आएंगे, इतने यूनिट्स आएंगे। मोलों की जो संख्या होता है ना उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल्स की फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बेसिकली इसे जो है ना वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, हम नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो आप नंबर, ये जो आप देखते हो ना, ये जो नंबर मैं लिखता हूँ 6.0
22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। इसी नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। और ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है ना, इसी एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? एक एन और उसके पैर में कैपिटल ए, ठीक है, एन और उसके पैर में क्या? कैपिटल ए। तो बेसिकली आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए कि जो एक मोल होता है ना, वो किसी भी पदार्थ की, एक मोल जो होती है वो किसी भी पदार्थ की कितनी इकाइयाँ होती हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इकाइयाँ होती है। दूसरी जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोलों की जो संख्या होती है, उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये जो आप नंबर देखते हो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। और इसे हम जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, n के पैर में कैपिटल A। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, मैं इतना आशा करता हूँ। हाँ या ना? क्लियर हुआ है या नहीं? सभी बच्चे बताएंगे ज़रा, क्लियर हुआ है या नहीं? सभी बच्चे बताइए। तो आप कहोगे जी सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को जो है वो पता लग सके कि यूट्यूब पे जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेस एक ऐसा भी चैनल है जहाँ पर बेहतरीन केमिस्ट्री की क्लासेस जो है वो आप लोगों को दिया जाता है। और हम लोग जो है वो सभी चैप्टर्स को जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, सभी चैप्टर्स को, ठीक है, अच्छे ढंग से। देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक मोल, अगर हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल है, हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल है, हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे? हाँ है ना? अगर आप हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल लोगे तो उसमें कितने परमाणु होंगे? तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कोई भी परमाणु है आपके पास, कोई भी परमाणु है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का जब आप एक मोल लोगे ना, तो उसमें जो परमाणुओं की जो संख्या होगी ना, वो हमेशा निश्चित होगी। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जैसे मैं पूछूं कि बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं, कुछ भी पूछूं, ठीक है, जैसे ये हो गया नाइट्रोजन। अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का अगर आप एक मोल लेते हैं, अगर नाइट्रोजन जो परमाणु है नाइट्रोजन का अगर आप एक मोल लेते हो, तो एक मोल में, नाइट्रोजन के एक मोल में नाइट्रोजन के कितने परमाणु आएंगे? तो हमेशा किसी भी परमाणु का अगर आप एक मोल लोगे ना, तो उसमें जो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो हमेशा निश्चित होगी, और वो होगा कितना? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो अगर नाइट्रोजन का अगर आप एक मोल लेते हो और पूछते हो कि नाइट्रोजन के एक मोल में कितने नाइट्रोजन के परमाणु आएंगे, तो वो हमेशा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 परमाणु ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि अगर आप हाइड्रोजन का एक मोल लेते हो तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो हमेशा निश्चित होगी। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। दूसरा देखते हैं, अगर आप CO2 अणु, हाँ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अणु का एक मोल लेते हो, ठीक है, तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है ना, वो भी निश्चित होती है। अभी मैंने क्या बोला कि आप दुनिया भर के कोई भी परमाणु ले लो, दुनिया भर का कोई भी परमाणु ले लो, फॉर एग्जांपल कोई भी परमाणु आपने ले लिया, उस परमाणु में से आपने एक मोल निकाला और देखा कि उस परमाणु में से एक मोल निकालने के बाद जो आपका एक मोल है ना, उसमें कितने परमाणु आए हैं। तो हमेशा जो परमाणुओं की संख्या होगी ना, वो निश्चित होगी। किसी भी परमाणु में से जब आप एक मोल निकालोगे और उसमें देखोगे कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो वो हमेशा निश्चित होगी। वो कितना होगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। उसी तरीके से कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी आपके पास अणु है, कोई भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई भी अणु है, किसी भी अणु का जब आप एक मोल लोगे ना, किसी भी अणु का जब आप एक मोल लोगे और उसमें देखोगे कि उसमें कितने अणु हैं, तो वो भी हमेशा निश्चित होती हैं। किसी भी प्रकार का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल अणु में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होंगे, तो वो भी क्या होगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। मेरी बातों को समझे? यहाँ पर अगर मैं वाटर लेता, अगर फॉर एग्जांपल यह वाटर लिया, अगर मैं पूछूं ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, आप कहोगे हाँ जी सर। अगर वाटर के एक मोल में, अगर मैं पूछूं वाटर के एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होगी, वाटर के एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होगी, तो उस केस में भी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23
अणु ही होंगे। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब आप एक मोल लेते हो तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो भी परमाणुओं की तरह निश्चित ही होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 यही होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर होगा। अब तीसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं कि अगर आप क्लोरीन आयन, जो क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन का एक मोल लेते हो तो उसमें क्लोरीन आयन के कितने आयन्स होंगे? तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन आयन का जब आप एक मोल लोगे ना तो उसमें जो आयन्स की जो संख्या होगी वो भी क्या होगा, निश्चित ही होगा, और वो कितना होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्लोरीन आयन हो गए। लेकिन अगर आप क्लोरीन आयन के दो मोल लेते हो तो अगर एक मोल में क्लोरीन के, एक मोल में इतने क्लोरीन के आयन्स उपस्थित होते हैं तो दो मोल में कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, सिंपली बात। तो ये सब चीज़ें आपको समझकर चलना है। जैसे यहाँ पर चौथा, अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में देखोगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में जो है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी ना वो भी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ही होती है। जैसे एक मोल प्रोटॉन्स की लोगे तो एक मोल प्रोटॉन्स में कुल कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो एक मोल प्रोटीन्स में जो प्रोटोनों की संख्या होगी ना वो भी निश्चित ही होगी, और वो कितना होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जैसे एक मोल न्यूट्रॉन लोगे, एक मोल न्यूट्रॉन, यहाँ पर ये जो है ना ये नीचे आएगा, वो यहाँ पर नीचे लिखा था, ऐसे रिप्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन, ऐसे यहाँ पर साथ में लिखा गया है, गलती है। ठीक है, एक मोल अगर आप न्यूट्रॉन के लोगे तो एक मोल न्यूट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ना वो भी क्या होगी, निश्चित ही होगी, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। न्यूट्रॉन से मुझे याद आया, आप फटाफट से बताओ हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एक मात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन एक मात्र ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो है उपस्थित नहीं रहता? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जो बच्चे अभी रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं वही बच्चे कमेंट करेंगे कि अगर किसी भी पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। उसी तरीके से अगर आप एक मोल NaCl लेते हो, है ना, सोडियम क्लोराइड का अगर आप एक मोल लेते हो और देखते हो उसमें कितने NaCl उपस्थित हैं, ठीक है, तो कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने ही होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ चुके हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका टॉपिक है ना, दिस इज़ मोलर मास इसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो मोलर मास है ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो मोलर मास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोलर मास जो है ना वो जितने भी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उस न्यूमेरिकल्स में ये जो मोलर मास वाला कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा और प्रयास करिएगा समझने का। देखिए, मोलर द्रव्यमान जो होता है ना, ये मोलर मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। देखिए, किसी भी पदार्थ का जब आप एक मोल का जो द्रव्यमान निकालोगे ना तो उसी द्रव्यमान को कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास पदार्थ है, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ में से जब आप एक मोल निकालोगे, और इस एक मोल का जब द्रव्यमान चेक करोगे, ना, ठीक है, तो जितना भी इस एक मोल का जो द्रव्यमान आएगा ना उसी को मोलर मास कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। दोबारा सुनो, किसी भी पदार्थ का एक मोल का जो द्रव्यमान होता है ना वही क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। समझ में आ रही है बात आपको कि हाँ जी सर कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह परमाणु भार या अणुभार या सूत्र भार के बराबर होता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह जो होता है ना, जो आपका जो मोलर मास है, जो मोलर द्रव्यमान है ना, यह हमेशा और हमेशा परमाणु भार, अणुभार, अगर सूत्र है तो सूत्र भार कि हमेशा बराबर होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी कि जो मोलर मास है वो परमाणु भार, अणुभार और सूत्र भार के बराबर होगा, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो ये सब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे एक मोल परमाणु का जो भार होगा ना वो परमाणु भार के इक्वल होता है
और वही परमाणु भार मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल ज़रा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैंने जो पहली पॉइंट लिखा है कि जो परमाणु भार होता है वो अणुभार के इक्वल होता है, जो परमाणु भार होता है, ये जो मोलर मास होता है ये परमाणु भार के इक्वल होता है, अणुभार के इक्वल होता है, सूत्र भार के इक्वल होता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी भी प्रकार का परमाणु है, किसी भी प्रकार का परमाणु है, कोई भी परमाणु है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का आप 1 मोल निकालते हो। मान लो ये एक परमाणु है, ठीक है, ये एक परमाणु है और इस परमाणु का आप 1 मोल निकालते हो। इस परमाणु का जब आप 1 मोल निकालोगे, इस परमाणु में से जब 1 मोल निकालोगे और देखोगे कि इस परमाणु के 1 मोल में परमाणुओं का जो भार है ना वो हमेशा परमाणु भार के इक्वल होगा और वह मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इस बात को हमेशा दिमाग में बसा लो आप कि जो 1 मोल परमाणुओं का जो भार होता है ना, कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु में से जब आप 1 मोल निकालोगे और उसका जो भार आएगा ना वो हमेशा मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है और फर्दर मोलर द्रव्यमान जो है वो परमाणु भार के इक्वल होता है। उसी तरीके से जब आप अणुओं का 1 मोल अणुओं का जो भार होता है ना, 1 मोल अणुओं का जो भार होता है ना, ये जो है वो मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है और मोलर द्रव्यमान जो है वो अणुभार के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इस सब चीज़ों को पता लगेगा। उसी प्रकार से जब आप 1 मोल जब आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जब 1 मोल आपके पास आयनिक यौगिक होंगे और उसका जो भार होगा ना वो किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है और वो जो है वो सूत्र भार के इक्वल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बात बोला है कि जो मोलर मास होता है ना ये परमाणु भार के भी बराबर होता है, ये अणुभार के इक्वल भी होता है और ये सूत्र भार के इक्वल भी होता है, ये तीनों के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बोलिए, आगे बढ़े, फटाफट से बोलिए सभी बच्चे, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसका मतलब क्या था, जो अभी मैंने पढ़ाया उसका मतलब क्या था, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसका मतलब क्या है। आप लोगों को मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखा दिया हूँ, हाँ है ना। मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट जो है, इससे पिछले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर जो वेट होता है यानी कि जो अणुभार होता है उसको मैंने निकालना आप लोगों को सिखा दिया। जो अणुभार होता है उसे कैसे निकाला जाता है मैंने सिखा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाओ, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में संघर्ष लिखा होगा, संघर्ष बैच केमिस्ट्री 2024, उसमें जाइएगा और देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट वाला, ठीक है, सेशन इससे पहला होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है अपडेट की जाती है, इसलिए जो है उससे जाकर देख लिया करो। एक सीक्वेंस वाइज चलोगे ना तो आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ छोड़ के चलोगे तो फिर हमेशा दिक्कत आएगी। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम समझ लगने की चांसेस होती हैं, बच्चों को बहुत कम समझ लगता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि बच्चा एक सीक्वेंस तरीके से अध्ययन नहीं करता है, ठीक है। पहला लेक्चर देखेगा फिर जाकर तीसरा देखेगा, दूसरा गायब, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए जो अभी मैंने बात बोली है, कि जो आपका मोलर द्रव्यमान होता है, हाँ है ना, अभी मैंने जो बात बोली एक कि जो आपका मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर जो द्रव्यमान होता है यह अणुभार के इक्वल होता है, अणुभार के बराबर होता है। फर्दर मोलर द्रव्यमान जो है परमाणु भार के इक्वल होता है, परमाणु भार के बराबर होता है। और ये जो मोलर द्रव्यमान है ये सूत्र भार के भी बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सूत्र भार के भी क्या होता है, यह बराबर होता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि सर ने पूछा है हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, H है, ठीक है। यानी कि क्या उपस्थित है, एटम है, परमाणु है। तो सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन परमाणु का अगर मोलर द्रव्यमान पूछा जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोलर द्रव्यमान बेसिकली क्या होता है कि किसी भी परमाणु में से या किसी भी पदार्थ में से, बेसिकली पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ में से जब आप 1 मोल निकालते हो, जब किसी भी पदार्थ में से जब आप 1 मोल निकालते हो और उसका जो भार आता है बेसिकली वही मोलर द्रव्यमान है, हाँ है ना। बेसिकली यही क्या है,
मोलर द्रव्यमान होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पूछा जा रहा है हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या आएगा? हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन परमाणु में से आपको 1 मोल निकालना होगा, हाँ है ना। इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है एटम, उसमें से आपको 1 मोल निकालना होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे लिख लो, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल आपको निकालना होगा, हाँ है ना, 1 मोल निकालना होगा, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल निकालना होगा। और हाइड्रोजन एटम का 1 मोल निकाल के क्या चेक करना होगा? उसका भार चेक करना होगा, वही आएगा मोल द्रव्यमान, हाँ है ना। तो बेसिकली आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल निकालते हो, अगर आप हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल निकालते हो तो उसका भार किसके इक्वल आता है? आपको अभी मैंने पीछे सिखाया आपको कि जब आप ये सब चीज़ें आपको जो है ना तभी आएगी जब आप थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा और थोड़ा सा दिमाग हाथ में रख कर पढ़िएगा। इधर उधर दिमाग घूमेगा, चीज़ें हाथ से फिसलते जाएंगी और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जब आपको चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अभी मैंने सिखाया कि जब कोई भी परमाणु है, जब किसी भी परमाणु में से आप 1 मोल निकालते हो, अभी हमने पीछे क्या किया? हाइड्रोजन जो परमाणु है उसी परमाणु में से हमने 1 मोल हाइड्रोजन का परमाणु निकाला और उसका भार किसके इक्वल होगा? तो अभी मैंने क्या बोला कि जब आप कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु का जब आप 1 मोल निकालोगे और उसका जो भार होता है ना, वो हमेशा किसके इक्वल आता है? परमाणु भार के बराबर आता है। वो किसके इक्वल आता है? परमाणु भार। किसका परमाणु भार? जिसमें से आपने हाइड्रोजन के एटम्स निकाले हैं उसका परमाणु भार, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? अगर परमाणु भार अगर आप निकाल लिया तो परमाणु भार ही तो मोलर द्रव्यमान होगा भाई, क्योंकि आपको पता है परमाणु भार और मोलर द्रव्यमान क्या है? आपस में बराबर हैं। समझिए इस बात को, थोड़ा सा पीने का प्रयास करिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर इस पर विचार करिए, ठीक है, तब जाके समझ में आएगी। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जब हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान पूछे तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में से आप 1 मोल निकालो और उसका द्रव्यमान चेक करो। तो बेसिकली आप हाइड्रोजन एटम में से 1 मोल निकालोगे तो वह किसके इक्वल होगा? परमाणु भार के इक्वल होगा। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? आप कहोगे 1 ग्राम। और हाइड्रोजन का परमाणु भार अगर 1 ग्राम है, और हमेशा आपको पता है जो परमाणु भार होता है वो किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? तो वो जो होगा वह मोलर द्रव्यमान के इक्वल होगा। इसका ये मतलब है कि अगर हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम है तो उसका परमाणु भार भी 1 ग्राम है और मोलर द्रव्यमान भी 1 ग्राम है। उसी तरीके से दूसरा हो, अगर मैं पूछूं कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान पूछूं, तो सिंपल सी बात है, अगर सोडियम का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको जो है इस सोडियम में से आपको 1 मोल निकालना होगा, हाँ है ना। सोडियम एटम का जो है आपको 1 मोल निकालना होगा और उसका भार जो है वो किसके इक्वल आएगा? इस सोडियम के परमाणु भार के बराबर। और सोडियम का परमाणु भार कितना आता है? 23 ग्राम। तो सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 23 ग्राम। यहाँ से ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रह सकते हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं? रह सकते हैं। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इस लेक्चर्स को अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए। और कमेंट जरूर किया करें कि आपको कहाँ पर दिक्कत आती है, समझ आती है या नहीं आती है। सभी बच्चे कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने परमाणु के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए, अगर मैं पूछूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान पूछना है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का मोलर द्रव्यमान अगर आपको पता करना है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर तो मॉलिक्यूल है, यहाँ तो ये तो अणु है एक प्रकार का। तो अभी मैंने क्या बताया? पीछे मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो भी सेम ही बात है, हाँ है ना। तो भी तो सेम ही बात है भाई। यहाँ पर अलग क्या है कि अगर आप किसी भी अणु का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो उस अणु में से आपको 1 मोल निकालना होगा और उसका भार चेक करना होगा। जब आप किसी भी अणुओं में से जब आप 1 मोल निकालोगे और उसका जो भार होगा वो हमेशा अणुभार के इक्वल होता है। हमेशा किसके इक्वल होता है? अणुभार के इक्वल होता है। और अणुभार ही मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो जब आप अणुभार निकाल लोगे तो अणुभार ही तो मोलर द्रव्यमान होगा, क्योंकि अणुभार और मोलर द्रव्यमान क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है, उसी तरीके से जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो आप इस कार्बन डाइऑक्साइड
जो अणु है इसका आपको एक मोल निकालना होगा और इसका क्या चेक करना होगा, इसका द्रव्यमान चेक करना होगा। और इसका द्रव्यमान कितना आएगा, अणुभार के इक्वल आएगा। अणुभार क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार है ये इसका कितना आएगा, 44 ग्राम। अब ये मत पूछिएगा सर कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कैसे निकलेगा। मैंने आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स उपस्थित होते हैं उस एटम का एटॉमिक मास को सिंपली ऐड कर देना होता है, ठीक है, वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसी प्रकार से कार्बन, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सिंपल सा क्या करना है, इसमें से इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको एक मोल निकालना है और उसका क्या चेक करना है, उसका भार चेक करना है। बेसिकली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का मॉलिक्यूल ही तो है, तो क्या कर लो, अणुभार चेक कर लो। अणुभार कितना आएगा, 40, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 हो गया। इस तरीके से इन दोनों का भी आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो NaCl हो गया ना, NaCl एक प्रकार का क्या है, NaCl जो है एक प्रकार का आपके पास ये एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का फार्मूला है, एक प्रकार का सूत्र है। तो आपको मैंने पीछे भी बताया ना, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया, लास्ट पॉइंट जो था हमारा उसमें भी तो यही बात कहा गया था, जो लास्ट पॉइंट था उसमें भी तो यही बात कहा गया था कि जब आप एक मोल किसी भी आयोनिक कंपाउंड का लोगे और उसका जो भार है वो चेक करोगे तो सूत्र भार के इक्वल आएगा। सूत्र भार भी अणुभार के इक्वल ही होता है, मतलब कि बराबर होते हैं दोनों, एक ही तरीके से निकलता है, ठीक है। और फर्दर सूत्र भार अणुभार की मोलर द्रव्यमान के क्या होता है, इक्वल आता है। अगर आप सूत्र भार निकाल लोगे तो सूत्र भार ही मोलर द्रव्यमान होता है। समझ में आ रही है बात, आयनिक कंपाउंड के केस में। यहाँ पर देखो, अगर आप NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो बेसिकली NaCl का आपको एक मोल लो और उसका द्रव्यमान चेक करो, उसका द्रव्यमान सूत्र भार के इक्वल आएगा। और इसका सूत्र भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी काम है, आपको जो है क्या कर लो, इसका वो निकाल लो, क्या कहते हैं, इसका अणुभार निकाल लो। सूत्र भार ही अणुभार के इक्वल ही होता है, सेम ही होते हैं दोनों। समझ में आ रही है बात, हाँ है ना, बोलो, अरे बोलो ना भाई, हाँ है ना। ठीक है, देखो मैंने निकाल दिया एक का मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे निकलता है, मैं बता देता हूँ। देखिए NaCl का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है या सूत्र भार निकालना है तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो NaCl है किस एटम से मिलकर बना हो। तो आपको पता होना चाहिए ये जो NaCl है ये 2 एटम से मिलकर बना है। पहला एक सोडियम, दूसरा एक क्लोरीन से मिलकर बना है। सोडियम का अगर एटॉमिक वेट आपने पढ़ा है तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, एक का 23 होता है तो एक ही तो उपस्थित है। और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 23 + 35 पॉइंट हो चाहे 58.5, ठीक है। तो इसका जो NaCl का जो अणुभार हो गया, ये जो सूत्र भार है कितना है 58.5 और ग्राम लगा दिया हमने, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर Na2CO3 का हमने निकाल लिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आप समझ में आप लोगों को आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब देंगे, आ रही है ना, आनी चाहिए भाई समझ में। हाँ, अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, अब हम आगे बात करेंगे मोलर आयतन के बारे में। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, पढ़ लेते हैं। देखिए मोलर आयतन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में मोलर वॉल्यूम कहते हैं। आपके पास कोई भी गैस है, एनी गैस, कोई भी गैस है, उस गैस का जब आप एक मोल निकालोगे ना, कोई भी गैस है आपके पास, कोई भी गैस है, उस गैस का एक मोल निकालोगे और उसका जब वॉल्यूम चेक करोगे चरोगे ना, तो वो हमेशा 22.4 लीटर के बराबर आता है। और यही जो वॉल्यूम है ना, इसी वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। वही बात कहा गया है। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो NTP पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रत्येक गैस होते हैं उसका जो एक मोल होता है वो हमेशा उसका जो आयतन है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। और इसी मान को हम कहते हैं मोलर आयतन। इसी मान को क्या कहा जाता है, मोलर आयतन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन गैस है। अगर मैं पूछूँ हाइड्रोजन जो गैस है इसका मोलर आयतन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का मोलर आयतन क्या होगा। तो हाइड्रोजन गैस का मोलर आयतन निकालने के लिए, मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन गैस है
उस गैस में से आपको 1 मोल निकालना होगा और उसका आयतन चेक करना होगा। तो जब हाइड्रोजन गैस में से आप 1 मोल निकालोगे और उसका जो आयतन जो है ना वो चेक करोगे तो वो 22.4 लीटर के बराबर आएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का जो मोलर आयतन होता है ना वो भी किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल ही होता है। कोई भी गैस का जो मोलर आयतन होता है ना वो 22.4 ही होता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, वो जो गैस होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? देखो एक बात कहा गया है कि जो मोलर द्रव्यमान होता है ना ये अणुभार या परमाणु भार के इक्वल होता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया ना कि जो मोलर द्रव्यमान होता है वो अणुभार और परमाणु भार के इक्वल होता है। मैंने प्रूफ भी कर दिया कि कैसे होता है। हम जो छोटे से न्यूमेरिकल से हम लोगों ने कर लिया, एक एक लाइन वाले। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा? बताओ ज़रा, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी? ठीक है, नहीं आई होगी। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे क्लास में नोट तो करते हैं ना? ज़रा एक बार कमेंट करके बता देंगे आप लोग। ठीक है, क्लास में जो है आप लोग नोट करते हो ना? बेसिकली आपको जो नोट्स हैं ना वो बनाने हैं आपको। अपने नोट्स बनाओगे ना तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ कैसे मज़ा आएगा? अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो 7-8 महीने बाद क्या रिवीजन करेंगे आप जाकर? ठीक है, अभी तो बड़े टॉपिक हम लोगों को करना है। अगला इसके बाद जस्ट ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो है आपका परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कह सकते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आपको ये मैं बात बोल देता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। हालांकि यहाँ इस बार 2023 के पेपर में नहीं आया है, लेकिन इस बार पूरी संभावना है 2024 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की। और आपको ये भी बताता हूँ इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया ना तो आसान क्वेश्चन ही आता है। ये आपसे कतई नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बड़ा डेप्थ में उतर कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डेप्थ में न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बड़ा खतरनाक रहता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर रहेगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर रहता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है सबका। तो हम लोग टेंशन मत लो, अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया ना आपके चैप्टर में, ना किसी चैप्टर से आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है आएगा ना आपके एग्ज़ाम में तो कोशिश और मेरी रहेगी कि आपका प्रश्न जो है वो ना छूटे, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर बहुत बड़ा है एक्चुअली में। ठीक है, ये चैप्टर अगर आप किसी से पढ़ोगे ना, कहीं पर भी आप लोग पढ़कर एक बार ही देख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना वो आपको जो है ना वो 5 से 8 दिन में 8 दिन में नहीं ख़त्म होगा, 5 दिन में ख़त्म करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको बताऊँ ये टॉपिक जो है ना कम से कम इस टॉपिक को ख़त्म करने में कम से कम जो है ना 10 से 15 दिन लगेगा। कम से इस टॉपिक को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे? 10 से 15 दिन लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। हर एक मॉडल्स पढ़ने हैं, हर एक मॉडल्स की थ्योरी पढ़ना है, उसमें क्या कमियां थी वो पढ़ना है। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है, ये टू जेड चीज़ें पढ़नी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बार बार रिवीजन करिएगा इसको। मैं पढ़ाकर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब देखिएगा यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चों ने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लो आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज अगर ना हुई, ठीक है, ये देखो ये जो है ना, ये एक ऐसा पोर्शन है मूल कंसेप्ट में जो आपको आना चाहिए। पहली बात, अगर ये आया नहीं ना, ये नहीं आया ना, तो आप जो मैं आगे आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना, ये आपके ऊपर ऊपर से जाएगी, ये आपके कहाँ से जाएगी, ऊपर ऊपर से जाएगी। तो ये चीज़ें आनी जो है वो अति क्या है, आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, पढ़ो ध्यान से। देखिए यहाँ पर मैंने जो है टोटल 6 चीज़ें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? एक पदार्थ है, दूसरा मोल है, तीसरा अणु है, चौथा परमाणु है, भार है और आयतन है, वॉल्यूम है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्ज़ाम में, पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, लेकिन ये चीज़ें जो है न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी, और वो न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। और न्यूमेरिकल्स जो मैं आगे आपको करवाऊंगा अच्छे वो न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये चीज़ आनी चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में कि अगर आपके पास हाइड्रोजन पदार्थ है, पदार्थ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पदार्थ के जो 1 मोल है, हाइड्रोजन पदार्थ के 1 मोल में बताओ अणुओं की संख्या कितनी होगी। हाइड्रोजन पदार्थ का 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाइड्रोजन पदार्थ के 1 मोल में बताओ कितने परमाणु होंगे, या पूछेगा कि हाइड्रोजन जो गैस है, बेसिकली यह गैस ही तो है या मॉलिक्यूल है, हम दोनों बात कह सकते हो। तो जो हाइड्रोजन गैस है इसका बेसिकली आयतन कितना होगा, हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल का आयतन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीनियर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मूल कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम दोगे ना, तो वहाँ पर लीनियर क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी में जो है ना क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन वो जो है ना एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ये जो पदार्थ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पदार्थ का जब आप 1 मोल लोगे तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है ना, वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। मैंने जो है वो इसी क्लास में आपको पीछे बताया है कि आपके पास कोई भी अणु हो, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, मैंने बताया है, दिमाग हाथ में रख के चलिएगा, मूर्खों वाला काम नहीं करना है। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु का जब आप 1 मोल लोगे ना, कोई भी अणु का 1 मोल लोगे तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है ना, वो हमेशा निश्चित होती है। वो कितनी होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मैंने अभी पीछे बताया है कि कोई भी आपके पास अणु है, ये प्रकार का एक प्रकार का अणु है, किसी भी अणु का जब आप 1 मोल लोगे तो उसमें जो अणु होंगे ना, वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होंगे। लेकिन एक बात बताओ, आपको मैंने क्या बताया है, मैंने आप लोगों को एक बात और बताई है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, जो हाइड्रोजन होता है ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है एक प्रकार का। समझिएगा भाई मेरे, भगवान के लिए समझिए, फोकस करिए। समझ ना आए फिर भी मुर्दे की तरह बैठे रहिए, मुर्दे की तरह बैठे रहिए। समझ में आ रही बात, स्किप नहीं करना, वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक है। दिमाग को समझने का प्रयास करो, तभी चीज़ें समझ में आएगी। जब आप जिद पर अड़ोगे ना, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी टफ है, समझना पड़ेगा खुद आपको, लेकिन आप जब तक अड़ोगे नहीं, जब तक समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। देखिए मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया कि जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु में से जब आप 1 मोल निकालोगे, किसी भी परमाणु में से जब आप 1 मोल निकालोगे तो उसमें जो परमाणु की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु में से जब आप 1 मोल निकालोगे और उसमें परमाणु की संख्या जब चेक करोगे तो वो हमेशा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ही होती है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम हैं, 2 एटम है, हाँ है ना। अरे भैया 2 एटम है ना जी, आप कहोगे हाँ जी सर,
तो आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोजन के एटम में जब आप एक मोल निकालोगे, हाइड्रोजन का एक एटम में से, हाइड्रोजन का एक ही एटम है ना, एक एटम में से जब आप एक मोल निकालोगे तो उसमें परमाणु की संख्या इतनी होती है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम, ये क्या एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 एटम है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 एटम में से जब आप एक मोल लोगे तो परमाणुओं की संख्या क्या इसकी दुगनी नहीं हो जाएगी? मेरी बातों को फील क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? अगर ये हाइड्रोजन एटम है, एक एटम में से आप एक मोल निकालोगे तो परमाणुओं की संख्या इतनी है, तो लेकिन यहाँ पर 2 है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 एटम है भाई हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल, इसमें 2 एटम है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम में इतने अणु बनते हैं, तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? जस्ट इसकी दुगनी ही तो हो जाएगी। आप कहोगे हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही कहा है आपने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जब आप एक मोल लोगे तो उसका जो भार होगा वो किसके इक्वल होगा? तो जो भार होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होगा? हाइड्रोजन का जब आप एक मोल लोगे तो जो भार होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो मोलर द्रव्यमान के इक्वल होगा। और मोलर द्रव्यमान जो है वो किसके इक्वल होता है? अणुभार के इक्वल होता है। मैंने इसलिए बोला था चीज़ों को ढंग से समझते हुए चलिए। और जो आपका अणुभार होता है वो हाइड्रोजन का वो कितना होगा? 2 ग्राम होगा। और हाइड्रोजन गैस का अगर मैं आयतन पूछूँ तो हाइड्रोजन गैस का जब आप एक मोल निकालोगे और उसका जो आयतन चेक करोगे STP पे, ठीक है, सॉरी NTP पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो हमेशा सेम रहेगा। वो कितना रहेगा? 22.4 लीटर। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु का जब आप एक मोल निकालोगे तो उसमें अणु तो होंगे ही नहीं। अरे भैया, परमाणु में अणु कहाँ से आए? अणु आपस में जुड़ के परमाणु बनाते हैं ना। जब अणु जो है 2 या 2 से अधिक परमाणु जब जुड़ते हैं तब ना अणु बनाते हैं। एटम में कहाँ से परमाणु आए? तो एटम एक प्रकार का, इसमें कोई भी अणु नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन एटम का जब आप एक मोल लोगे तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जो भार होगा वो 1 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो एक मोल होता है ना, हाइड्रोजन एटम का जब आप एक मोल निकालोगे तो उसका जो भार होता है ना वो परमाणु भार के इक्वल होता है। और परमाणु भार फर्दर मोलर द्रव्यमान के इक्वल होता है। तो अगर भार पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, वो किसके इक्वल होगा? परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है और इसका कोई भी आयतन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटम है एक प्रकार का, गैस थोड़ा है, क्या वॉल्यूम निकालोगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन का आ गया। अगर आप हाइड्रोजन का 2 मोल लोगे तो अणु तो होंगे ही नहीं। परमाणु में अणु कहाँ से नहीं आए, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, जब हाइड्रोजन का 2 मोल लोगे तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 गुना हो जाएगी इसकी। अरे भैया, एक हाइड्रोजन के एटम में, हाइड्रोजन के एटम का 1 मोल लोगे तो परमाणु की संख्या इतनी होगी, तो 2 मोल लोगे तो दुगनी नहीं हो जाएगी इसकी? आपको हाँ जी सर, भार 2 ग्राम हो जाएगा, आयतन यहाँ पर भी नहीं होगा। उसी तरीके से NaCl हो गया। ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जब आप 1 मोल लोगे ना, ये सूत्र एक प्रकार का फार्मूला है। ठीक है, तो जब NaCl का 1 मोल लोगे तो उसमें जो अणुओं की संख्या होगी ना वो हमेशा इक्वल होगी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अणु की जगह आप यहाँ पर सूत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, कि अगर सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में उस सूत्र की कितनी इकाई होगी? इतने इकाई होंगे। ठीक है, परमाणु कितना हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए NaCl में कितने एटम है? आपको NaCl में 2 एटम है। NaCl में कितने एटम हैं? 2 एटम है ना, 2 परमाणु हैं। तो भैया 2 परमाणु हैं, कोई भी एक परमाणु में से जब आप 1 मोल निकालोगे तो परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब 2 परमाणु हो जाएगा तो परमाणु की संख्या भी तो दुगनी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। और NaCl जो है इसका भार जो है आपको मैंने पीछे बताया है, ये 58.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आयतन नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है वो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो वाटर के 2 मोल में कितने अणु होंगे? सिंपल सी बात है, कोई भी मॉलिक्यूल का जब आप 1 मोल निकालते हो तो उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। 1 मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। तो 2 मोल में भैया दुगनी हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी? 2 गुना 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मेरी बातों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको कि हाँ जी सर। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 एटम में, सॉरी माफ़ करिएगा, हाइड्रोजन जो आपके पास मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं? हाइड्रोजन नहीं होगा भाई, ये क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा।
ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का जब आप 2 मोल लोगे, वाटर मॉलिक्यूल का 2 मोल लोगे तो अणुओं की संख्या इतनी होगी। एक बात बताओ, इस वाटर मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं? 3, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल में इतने अणु होंगे और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम्स होंगे तो इतने अणुओं में कितने एटम्स होंगे? तो आपको कैसा इसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 एटम्स उपस्थित हैं। दिमाग पे जोर डालिए और समझने का प्रयास करिए। दोबारा समझाता हूँ, अगर ये वाटर है, वाटर के 2 मोल में इतने अणु होते हैं, हाँ है ना, वाटर के 2 मोल में इतने अणु होते हैं, 2 मोल में इतने अणु हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो अणुओं की संख्या है ना, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स हैं तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? अगर 3 है तो 3 गुना हो जाएगा इसका, ठीक है, हाँ है ना, मेरी बातों को समझिए। उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन H2O है, वाटर का जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा 18 का। अरे हाँ है ना, अगर आप वाटर का 1 मोल लोगे, फॉर एग्जांपल वाटर का 1 मोल होता तो वाटर का 1 मोल में जो भार होता वो 18 होता। अरे वाटर का बेसिकली पर वो निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, नहीं आता है तो, हाँ है ना। अरे बोलो ना भाई, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2, 16 तो 18। जो वाटर है, वाटर का 1 मोल का भार 18 होगा तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 36। आयतन नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 2 मोल, और किसी भी कोई भी गैस है आपके पास, किसी भी गैस का 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 का, हाँ है ना। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ। अगर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का जो 2 मोल है, ऑक्सीजन गैस के 2 मोल में इतने अणु होते हैं, ऑक्सीजन गैस के 2 मोल में इतने अणु होते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में एटम कितने हैं? आपको सर इस ऑक्सीजन में 2 एटम है, इस ऑक्सीजन गैस में 2 एटम हैं। तो इस मॉलिक्यूल में ये जो O2 है, O2 के 2 मोल में इतने अणु, और इतने अणुओं में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इसी के तरह, जस्ट इसके तरह, वाटर की तरह। और फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का भी जो क्या हो जाएगा, अगर 2 मोल है, 1 मोल का कितना हो जाएगा? 32, 2 मोल का कितना हो जाएगा? बोलो भाई, अरे हाँ है ना, 1 मोल का कितना हो जाएगा? बोलो ना, हाँ है ना, बोलो 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 भाई, हाँ, कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आप कहोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, हाँ है ना। है दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। उसी तरीके से ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी तरीके से NaOH है, दोनों का उसी तरीके से है, ठीक है। दोनों का आप खुद पे खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, मोलों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, जो मोलों की संख्या होती है ना, बेसिकली इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। और मोलों की संख्या किसके इक्वल होती है? भार बटा अनुभार। भार यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी का दूसरा फार्मूला भार बटा परमाणु भार। अगर परमाणु के लिए निकाल रहे हो तो भार बटा परमाणु भार, अगर अणु के लिए निकाल रहे हो तो भार बटा अनुभार। अगर किसी प्रकार का कोई गैस है तो आयतन, वो भी लीटर में, और अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 18 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होगी?
हाइड्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर मोलों की संख्या निकालना है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और ये एक प्रकार का क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अगर आपको n का वैल्यू निकालना है और ये क्या है, एक प्रकार का मोलों की संख्या, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगेगा, हाँ है ना। वेट कितना है आपको, सर 18। वेट बेसिकली वेट कितना है, 18। और हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो 18 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 9। 9 दूनी 18 यानी कि 2। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत, हाँ आप कहोगे ना सर कोई भी दिक्कत हमें नहीं है, कोई दिक्कत है। बेसिकली यहाँ क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा देखिए, आपको क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालना है। कह रहा है 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी है, तो n निकालना है। मोलों की संख्या के लिए वेट अपॉन, ये क्या है, एक प्रकार का एटम है, परमाणु ही तो है। आपको हाँ जी सर, परमाणु के लिए क्या हो जाए, एटॉमिक वेट। वेट कितना है, 46 ग्राम, और इसका कितना हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, 2 मोल। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए 46 ग्राम सोडियम में मोलों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 मोल। क्लियर है, लिखते हुए चलिए सभी बच्चे, लिखते हुए चलिए, हैं। आप कहोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या होगा, तीसरा। यहाँ पर आपको क्या निकालना कहा गया है, 89.6 लीटर में 6 लीटर अमोनिया गैस में मोलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर गैस का उपयोग किया गया, तो गैस में क्या होगा, गैस के लिए मोलों की संख्या क्या निकलता है, फार्मूला क्या होता है, गैस के लिए मोलों की जो संख्या होती है उसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, वो भी लीटर में, अभी मैंने पीछे बताया, ठीक है। और नीचे 22.4, ठीक है। तो बताओ वॉल्यूम जो है वो लीटर में कितना दिया गया, 89.6, और ये क्या है, 22.4। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से पूरा चला जाएगा, ठीक है, 4 से पूरा चला जाएगा। पॉइंट को हटाओगे, इसको पॉइंट को हटाओगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। और 224 4 जा 896 होता है, तो कितना आ जाएगा, 4 मोल आंसर, हाँ है ना। तो कोई दिक्कत बताइए, हाँ है ना, कोई दिक्कत है। आपको ना सर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आपको चौथा भी कर लेना है, चौथा भी आसान ही है, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, चौथे में क्या पूछा गया है, चौथे में पूछा गया है कि आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। कह रहा है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में अम्ल में मोलों की संख्या कितनी है। अम्ल है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 49। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बोलो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बताओ भाई। सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, मैंने निकलवाया है, कितना होता है, 98 होता है। तो कितना हो जाएगा, 49 मुझे 49 टू ज़ा 98, 1/2 यानी कि 0.5 मोल, 0.5 मोल कितना होगा, 0.5 मोल। अब इसका निकाल लो, इसका खुद निकाल लियो भाई, निकाल लोगे इसका खुद, निकाल दूँ आपको, हाँ इसका खुद आप निकाल लोगे। बोलो, आसान है। 42 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या के लिए कितना होगा, वेट अपॉन, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन एक प्रकार का एटम है, तो एटॉमिक वेट, वेट कितना है 42, नाइट्रोजन का कितना है 14, कितना आ जाएगा 3 मोल। कितना आ जाएगा 3 मोल। उसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, इसका ये जो अमोनिया है 51 ग्राम अमोनिया में, 51 ग्राम अमोनिया में मोलों की जो संख्या होगी वो कितना होगी, 51 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक प्रकार क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना हो जाएगा 51, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 14 3 17, 17 51,
3 मोल, इसका भी 3 मोल, इसका भी 3 मोल, हाँ दोनों का 3 मोल। चलिए बहुत अच्छा। किसी को कोई दिक्कत है बताइए, क्या किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ ज़रा। कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं करवाता हूँ आपको, हाँ ये क्वेश्चंस। अब मूल कंसेप्ट पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, अब जो जो भी हमने सीखा है ना, उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जो भी चीज़ आपने सीखा है उन सभी का आपको जो है वो यहाँ पर आपको यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपने जो भी पीछे पढ़ा है वो अच्छे तरीके से नहीं आती है तो थोड़ा सा आप दिक्कत में फंस सकते हो। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मूल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अणु होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है, उसका आपको द्रव्यमान चेक करना है। एक अणु का, एक अणु यानी कि एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान चेक करना है, हाँ है ना। एक अणु का आपको द्रव्यमान चेक करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक अणु है उसका द्रव्यमान चेक करना है। तो बेसिकली आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए, आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक मोल अणु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, हाँ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल अणु का द्रव्यमान, अणु का जो द्रव्यमान होता है ना, एक मोल अणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसके इक्वल होता है। मैंने अभी बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल में से जब आप एक मोल निकालोगे और उसका जब द्रव्यमान देखोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा अणुभार के इक्वल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार है वो कितना हो जाएगा, 44 के बराबर आएगा, हाँ है ना। अणुभार आपको निकालने आता है ना, अरे बोलो ना भाई, हाँ है ना, हाँ है ना, बोलो। 32 + 12 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। आपको एक बात पता है क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 44 ग्राम हो गया। ठीक है, तो क्या आप एक अणु का बता सकते हो कितना होगा, एक अणु, एक मोल एक्चुअली क्या होता है, एक मोल एक्चुअली क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कितना, एक मोल ना लिख कर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अणुओं का जो द्रव्यमान होता है, 23 अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 44 ग्राम के इक्वल होता है। तो बताओ एक अणु का द्रव्यमान किसके इक्वल होगा। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का जो द्रव्यमान होगा ना वो किसके इक्वल होगा। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के इतने अणुओं का द्रव्यमान इतना है तो एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये जो बेसिकली नंबर ये बटे में चल जाएगा। अरे भैया मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है ना, मैथ में नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे चलेगा। कितना हो जाएगा, 44/6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो 44 बटा, ठीक है यहाँ पर कर देते हैं, आगे यहाँ पर कर देते हैं। देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 44/6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये जो 23 है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा कि क्या हो जाएगा, माइनस में, हाँ है ना। कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा। आपको, हाँ जी सर, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो जो आएगा वो कितना आएगा, 730/65 गुना 10⁻⁻23 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा एक। ये क्या हुआ आपका, इसने मेडिकल का उत्तर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डिवाइड करके देखना, इतना ही आएगा, 7.3065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 और ग्राम लगा देना साथ में। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्राम में लेकर चल रहे थे ना। कितना हो जाएगा ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत,
आप कहोगे ना सर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगला करें या आप लोगों ने कर लिया? अगला करें, बताइए। चलिए अगला करते हैं। देखिए इसको करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। दूसरा न्यूमेरिकल कहा गया है ऑक्सीजन के, उनकी ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, ऑक्सीजन एटम का एक अणु, ठीक है, यहाँ पर एटम अणु नहीं होगा, यहाँ पर परमाणु होगा, इसको सही करिएगा। एक परमाणु होगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वो ज्ञात करिए। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन होता है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 परमाणु को जो द्रव्यमान होता है ना वो किसके इक्वल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम में से जब ऑक्सीजन एटम में से जब आप एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसके इक्वल होगा। कोई भी एटम है उसमें से आप एक मोल निकाल लोगे और जो परमाणु जब द्रव्यमान उसका चेक करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, परमाणु द्रव्यमान के इक्वल होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम। कितना होगा, 16 ग्राम। तो बेसिकली आपको इतने परमाणु थोड़े चाहिए, आपको तो ऑक्सीजन एटम का एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है ना, जो ऑक्सीजन एटम का जो एक परमाणु है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 16/6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। 16/6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, माफ़ करिएगा इसको 23 को ऊपर लेके चले जाते हैं, -23 हो जाएगा। अगर ऊपर में +23, अगर ऊपर में जो है वो +23 है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, -23, सॉरी नीचे में अगर +23 है, हाँ है ना, पावर में +23 है ना, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -23। जब आप 16 को 6.022 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 265, कितना आ जाएगा, 69 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। इसको आप लोग जो है ना जब इसको डिवाइड करोगे तो उसको देख लियो, ठीक है। इसको डिवाइड करके जो है आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो कैलकुलेशन आएगा ना वो टफ़ नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेशन टफ़ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स डालेंगे वो सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, लेकिन इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। समझ में आ रही है बात। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को जो है वो समझ आ चुका होगा। हम जो हैं वो आगे और भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग करेंगे, आगे और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम लोग जो हैं वो करेंगे, ठीक है। और एक लेक्चर और लगेगा इसका, ठीक है, एक लेक्चर मतलब कि न्यूमेरिकल से बेसिकली हम लोग करेंगे, ठीक है। और आधे घंटे का और टॉपिक है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकें और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।